दोस्तों साथियों, आपने कटियाल के फूल का सारांश हो सकता देखा हो और हो सकता न देखा हो। मैं अभी से निवेदन आपसे करता हूं कि उस स्टोरी को ज़रूर सुने, उस कथानों को ज़रूर सुने। और ये मेरी ज़िंदगी की किशोरावस्था की 1970 की लिखी हुई थी, जब मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। तो अब हम आपको उस स्टोरी की, उस कथानक को, नावल के सब्जेक्ट को हम थोड़े थोड़े पार्टों में डाल रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं कटियाल के फूल उपन्यास के कथानक की तरफ। एक बेटा गांव है, जाड़े के दिन है, पानी बरस चुका है, रात के 2 बज रहे हैं, छप्पर झोपड़ियों से बूंदें टपक रही हैं और एक झोपड़ी में एक गुर्गी जो 35-40 साल के करीब है औरत, वो 2 बच्चों के साथ लेटी है। एक बच्चा 3 साल का करीब है और दूसरी एक छोटी बच्ची है, ननकी, 1.5-2 साल की है, और लड़का भी 3-3.5 साल का होगा। झोपड़ी के अंदर छिपकली हैं, दौड़ रही हैं, चूहिया दौड़ रही हैं और कहीं कहीं झोपड़ी टपक रही है, क्योंकि पानी बरसने के बाद जो पानी रिसता है उससे टपक रही। और वो अभी 2 दिन पहले ही तो विधवा हुई है, अभी उसकी चूड़ियां भी नहीं उतरी हैं। उसे याद आता है कि मेरे आदमी को कैसे गांव की जो है सवर्ण और जबरदस्ती जो है, उस गांव में एक महादेव महापात्र थे, ब्राह्मण थे, उनका कुआं खोदने गया था उनका आदमी। काफी कुआं गहरा हो चुका था, तो जब मिट्टी नीचे भरभराने लगी तो रस्से के सहारे बाहर आ गए थे। और जो दूसरे मिट्टी निकाल रहे थे उनसे कहना कि मालिक से कहना कि अब कुआं खतरे से खाली नहीं है, अगर अब मिट्टी खोदी गई तो ये किसी की जान ले लेगा। जब वो गांव के जो मालिक थे, ये जिनका कुआं खोद रहा था, उनका नाम था महादेव महापात्र, ब्राह्मण थे। वो आते हैं और आते ही उसको डंडे बरसात करते हैं। साला कामचोर है, साला चमार की औलाद, कुआं खोदता है, नौटंकी करता है, बताता है मिट्टी भरवाना जाएगी। साले सुबह अगर तूने कुआं खोदना चालू नहीं किया तो यही जिंदा गाड़ दूंगा। और आपको बता दें, यह 1950 और 1945 के आसपास की कहानी है। हम आपको जो ये घटना लाए हैं कटियाल के फूल में है, इसमें कई लोगों की सत्य घटनाओं को मैंने पिरोया है। हाँ, लास्ट में कुछ इधर उधर करके जो है हमने थोड़ा रोचक बनाने का प्रयास किया है, लेकिन हम आज भी अत्याचार के खिलाफ हैं, शोषण के खिलाफ हैं, और कहीं भी अनाचार होता है मैं उसके साथ हर वक्त अपने को खड़ा पाता हूं। और आपको क्या बताएं, अभी 10-15 डली माटी जो है कुएं से निकाली गई थी और कुआं जो है अचानक ढह जाता है। गुर्गी रोड ना पीटना, और गुर्गी जो गरीब औरतें थी जाती हैं, सभी रोती बिलखती हैं, मिट्टी काफी ढह चुकी थी। महादेव ने वो किसी तरह से लाश निकलवाते हैं लोगों से कह करके। अब पुलिस कचहरी तो होना ही नहीं था, उसको प्रभावित कर दिया जाता है। और इधर महादेव के लड़के की जो है एक देखुआ आ रहे थे लड़के को देखने के लिए। उस जमाने में देखने आते थे तो वो भी छोटा मोटा पर्व मनाते थे। तो महादेव के यहाँ एक नाचने वाली आई थी, उनको बेड़िन कहा जाता था। आज बेड़िन कोई नहीं जानता है, पहले बेड़िन के गांव हुआ करते थे, वहाँ लोग बेड़िन को लाते थे। और नई लड़की के जो बेड़िन होती थी, नाचने वाली होती, उसके और रेट हो, जो थोड़ा एजेड होती उसके कम, और ज़्यादा एजेड वाले के और कम, इस तरह से। तो बेड़िन उन्होंने बहुत अच्छी मंगाई थी। रात में प्रोग्राम चल रहा था। इसके पहले आपको बता दें, इस प्रोग्राम के पहले ही मैं थोड़ा सा जल्दी बता गया, 2 या 3 दिन
लल्ला चमार के मरे हो चुके थे, गुर्गी के पति को। और आशिक देव, महादेव, उनके परिवार से लोग आते हैं और कहते हैं चल घर की लिपाई पुताई करते चल करके। गुर्गी कहती है मालिक हमारी तो भी चूड़ियाँ नहीं उतरी हैं। उस पर उसे गाली मिलती है, साली हरामखोर कहीं की, चूड़ियाँ नहीं उतरी, तेरे तो खसम मरा है, चलते हैं भी दें। वो जाती है, दिन भर काम करती है, भूखी प्यासी, ये आदमी का गम, 2 बच्चों की जिंदगी बचाने का उसके सामने अहम सवाल था। सुबह शाम तक काम करती है, शाम को ही उसके यहाँ जो है कुछ लोग वही उनके लड़के को देखने आने वाले थे। तो जितने और भी गांव के दलित समाज के लोग थे जो लिपाई पुताई कर रहे थे, उनसे महादेव ने कहा क्यों न खड़े हो, जाओ सुबह परसा ले जाना। परसा का मतलब जो शाम को खाना बचेगा, वो जो बासी बचेगा वो ले जाना। शाम को देखने वाले आ जाते हैं। लड़की के पिता ने जब लड़के को देखा तो वो 40-45 साल का मोटा तगड़ा बेढंगा, उन्होंने कमलेश जो मीडिएटर था उससे कहा कि कमलेश तुम्हारा दिमाग खराब है, हम अपनी लड़की इसके साथ, हमारी लड़की 9th में पढ़ रही है और तुम इसके साथ शादी कराना चाहते हो। उन्हें इनकार कर दिया। महादेव को बहुत बुरा लगा, तो देखा लड़की के पिता ने कि कहीं मामला ऐसा ना हो, ये लोग तो गांव के गुंडे लफंगे हैं, बदमाश टाइप के, कहीं ऐसा ना हो कि हम पर वार करें। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम लड़की की जानकारी कर लें जाकर के, फिर बताते हैं आपको। और रास्ते में जब कमलेश मिला, उन्होंने कहा देखिए ये अब लड़की वड़की कुछ नहीं पूछा, हम अपनी लड़की को ऐसे घर थोड़ी जानबूझ के उसके गले में फांसी डाल देंगे। और सुबह परसा तो लाती है, बच्चे पेट भरता है, रोती है। और गंगापुर के एक मैकू कोरी आया करते थे उसी मोहल्ले, और गुर्गी जब भी वो मैकू कोरी आते थे उनसे मिलती थी तो गांव के अत्याचार मैकू कोरी भली बात जानते थे। मैकू कोरी ने कहा गुर्गी अब तुम विधवा हो गई, तुम्हारा आदमी भी नहीं है, चाहो तो तुम हमारे गांव चलो। तो कहा मैं कहाँ रहूँगी, कहाँ मेरा घर है, एक कोने में पड़ी रहना, हमारे बच्चे नहीं हैं, मेरी पत्नी है बस, और जो व्यवस्था हो जाए तुम्हारा। तो दोस्तों साथियों, इसी के साथ ही वो मैकू कोरी के गाड़ी बैल आया था, जो थोड़ी बहुत सामान था, बैठ करके अपने बच्चों को देख करके मैकू कोरी क्या चली जाती है। मैकू कोरी की पत्नी थी शीतला, तो नाम तो शीतला था लेकिन नाम काम उसके उल्टा थे। बच्चे हुए नहीं, अपने को बहुत ही ज़्यादा जो है उच्च कोटि को जो है भक्ति मानती थी, जातिवादी प्रवृत्ति की। आपको बता दें सन 60 और सन 50 में चमार पासी एक दूसरे का पानी नहीं छू सकते थे, कोरी आपस में पानी नहीं छू, अगर कोई एक दूसरे के खाना खा ले तो हुक्का पानी तक बंद हो जाता है। हमने ऐसी सत्य घटनाएं अपने चैनल पर डाली हैं। तो दोस्तों साथियों, अब आपको हम क्या बताएं, उसको जो है एक गांव के बीच में जगह पड़ी थी, एक गांव किनारे साइड में, और जहां और भी कोरी रहते थे और पासी रहते थे, और उस गांव में दूसरी तरफ चमार रहते थे। तो ये पासी और कोरियों के बीच में एक घर मिला और वहीं रहने लगी। और उसने क्या किया, गर्मी के दिनों में माटी गीली ला ला करके जो है दीवार बनाई चारों तरफ। मौका मिले तो दूसरे के यहाँ काम, जब मौका मिले तो माटी लाना, फिर और उसी गोंद बना करके दीवार को खड़ा करना। फिर जब किनारे की दीवारें खड़ी हो गई तो कमरा नुमा या कोठरी नुमा जो है मिट्टी रख करके दरवाजे नुमा बना ले, और खुरपी से छटाई करके उसने एक छोटा मोटा घर बना दिया। 2-3 उसमें झोपड़ियां मिला करके एक अच्छा घर बन गया उनके लिए। और अपने बच्चों को खेतों में काम करने के लिए जो है शीला बिल लाती थी। आपको बता दें अपने दर्शकों को, ये सन 1955 और 60 में जब खेत काटे जाते थे तो जब बालियां सूख जाती थी, क्योंकि थ्रेसरिंग होती नहीं थी कि एक दिन कटाई हो गई दूसरे दिन घर में एक अनाज आ गया। पता चला 1 बीघा खेत काटने में कई दिन लग जाते थे, और काटते काटते जो है मई के लास्ट तक खेत कटते रहते थे।
और खेत इतने सूख जाते थे कि जरा सा इधर उधर हाथ लगने से बालियां टूट करके खेत में गिर जाती थी। जो खेत में गिर जाती थी तो कुछ मालिक लोग जो है उठा लाते थे जल्दी जल्दी, और कुछ बालियां उसमें रह जाती थी। उनको चुनने के लिए जो है गुर्गी जैसे लोग, गरीब आदमी जाते थे खेतों में और चुन चुन करके बालियां लाते थे, उनको पीटते थे, उखली में पीटते थे और अन्न निकाल करके फिर पीसते थे। पीस करके जो है उनको रोटी बना करके खाते थे। तो दोस्तों साथियों, अब यहाँ बेहटा गांव से गुर्गी को बहुत आराम था, बहुत ही सुख चैन था। यहाँ इस तरह का कोई अत्याचार उन्हें देखने नहीं मिला, और अत्याचार था तो बंद अत्याचार था। तो दोस्तों साथियों, ये एक भाग रहा। हम अगले भाग में आपको मिलेंगे कटी डाल के फूल की कथानक के साथ। तो यहीं से दोस्तों साथियों, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों साथियों, आपको क्या बताएं, गुर्गी आ तो गई गंगापुर, अमन चैन से रही और अपने बच्चे लड़के लड़की को किसी तरह का ज्यादा दुख नहीं पड़ने दिया। पहले बच्चे खाते थे, बाद में वो खाती थी, और समय के पहले ही वो जो है अब 55-60 साल की बुढ़िया जैसी लगती थी। लड़की 14-15 साल की थी, लड़का भी 17-18 साल का था। तो लड़की उसने शादी कर दी थी और गौना लेने आना था। लड़की का रात में एक गाड़ी बैल आता है, 2-4 लोग पैदल से आते हैं, एक आधा आदमी साइकिल से आता है। उस जमाने में किसी के पास साइकिल होती थी तो वो भी जो है किसी बुलेट से कम नहीं होती थी। दोस्तों साथियों, आपको बता दें, ये हम 1960 के आसपास की घटना बता रहे हैं कि गांव में अगर साइकिल आती थी तो पूरा गांव साइकिल देखने आता था। मेरे भी घर में एक साइकिल आई थी तो गांव के बड़े दिग्गज लोग आए थे, भाई साइकिल, और हमारे भैया सब साइकिल निकाल करके बाहर खड़ा करते थे। तो उनमें बहुत ज़्यादा जो है गर्व होता था कि ये मेरे पास नई साइकिल लाए हैं। और नई साइकिल कभी उधार यह नहीं होता था कि 150-200 रुपया इकट्ठा करके जो है घर में हो, 10-20 इनसे ले लिया, 2-4-10 उनसे ले लिया, मांग करके साइकिल आती थी। और गांव में मेरी जब सुध है कि गांव में 2 या 3 साइकिल थी बड़े बड़े लोगों के यहाँ, और सब इधर उधर लोग मांग करके काम चलाया करते थे। और किसी के गांव या मोहल्ले में गरीब के पास होती थी, दलितों के यहाँ होती थी, तो ज़्यादातर जो है दलित उनसे काम लिया करते थे, तो सब चला भी नहीं पाते थे। तो ननकी का गौना हुआ, वो विदा होकर के ससुराल जाती है, लेकिन उसकी सास जो है बिल्कुल चंडालिनी, उसका ऐसे लोगों से उठना बैठना था कि अपने लड़के को संभाल कर रखना, और नहीं बीबी आई है, बीबी पट्टे पढ़ा देगी, अपने खूंटे में बांध लेगी और तुम रह जाओगी ऐसा। तो वो उसने पूरी चंडालिनी बन गई। आपको बता दें कि दलितों में सुहाग रात की कोई महत्ता नहीं थी। कभी लुक छुप करके पत्नी मिल लिया करते थे, लेकिन ननकी के जो पति गोकुल थे, कुछ दूर की औरतें शहर से आई थी, तो वो फिल्में में देखा था, तो उन लोगों ने क्या किया कि ननकी को और गोकुल को मिलाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी जो मां थी, मां से छुपा दिया। मां सुखनी थी। जब रात में पता चला कि नहीं हमारा लड़का जो है पत्नी, तो रात में देखने आती है। आप जरा सोचो कि मां अपने बेटों को देखने आ रही है कि वो पत्नी के पास गया है, यानी सुहाग रात करने गया है। वो सुहाग रात नहीं उनका मतलब था कि आज कैसे मिल लिया हमारे बगैर। देखा तो थे नहीं, क्योंकि गर्मी लग रही थी। तो पत्नी जब आपस में घुल मिल गए तो गर्मी से परेशान, तो उन्होंने कहा ननकी चलो हम बाहर चलते हैं। बाहर हवा चल रही थी, तो खेतों खलिहानों में इधर उधर बैठे रहे, और जब सुबह हुई तो वापस आई तो पहले ही मान आ गई रंडी कहीं की। और ये हरामी कहाँ लेकर के गई थी तू इसको? हरामी, आज पहले ही दिन है और तू हरामी कहीं की। अरे तू मेरी बहू बनने लायक नहीं है, अभी अच्छा है, आज पहला दिन है।
आदमी तेरा भाई आ रहा होगा और अब लौट करके मत आना। आपको बता दें, भाई आता है, विदाई हो जाती है उसकी। और ननकी या गंगवा के एक दुलारे थे, गांव के दूसरी बिरादरी थी, उनकी गाड़ी बैल मांग करके लाए थे। गाड़ी बैठ जाते हैं, ननकी चुपचाप, जैसे कि सचमुच उसकी ज़िंदगी बिल्कुल अब बर्बाद हो गई है, अब पथ हमें नहीं मिल पाएगा। रास्ते में पूछता है, बहन बताती क्यों नहीं, ननकी बताती क्यों नहीं, क्या बात है? नहीं भैया कोई बात नहीं, सब ठीक है। तेरी माँ का व्यवहार अच्छा नहीं लगा, तेरी सासू माँ का व्यवहार अच्छा नहीं लगा, तेरी सास तो बड़ी कंकाला है। क्या बताएं भैया, सासू सासू सब ऐसी होती नहीं, सब कैसी होती हैं। हमारी माँ तो ऐसी नहीं है, और मोहल्ले में का नहीं, अपने गंगापुर में नहीं उन्होंने देखा कोई ऐसी सास है। अरे मेरे सामने कैसे बदतमीजी कर रही थी, तुझको भी उल्टा सीधा बक गई और गोकुल जीजा को भी उल्टा सीधा बक गई। क्या बताएं, उनकी ऐसी नीयत है। आपको दोस्तों क्या बताएं, गंगवा ननकी को लिवा करके घर जाता है। वो उसका मन खिन्न था कि आखिर बहन आज पहले ही गई है, पहला दिन गुजारा, एक ही दिन गुजारा है और ये हालत उसके हैं। वो सोच सोच करके गांव के किनारे बैठता है पेड़ के नीचे। तब तक शहर के कुछ दो शिकारी साइकिल से आ गए। उन्होंने कहा, अरे भाई इधर जंगल है। तो हाँ, कहाँ जंगल, तो देखो दिखाई तो पड़ रहा। तुम बेटा चलोगे, हम तुमको भी शिकार मिलेगा। अरे उन्होंने कहा कि चलो, उसका मन नहीं लग रहा तो चलो, कहा चलो शिकार देखेंगे। उत्सुकता हुई और उनके साथ वो जो है दोपहर में शिकार देखने चला गया। दोनों शिकारी साइकिल खड़ा करके कहीं कबूतर का, जंगली चिड़ियों का शिकार करने लगे, कहीं खरगोश का शिकार करने लगे। तभी उसके कानों में आवाज़ पड़ती, बचाओ बचाओ बचाओ। और वो दौड़ता है, और जब दौड़ता है तो आप ये समझिएगा कि अरहर का के जो जड़ें थी, जो अरहर के पेड़ काट लिए जाते तो कलम नुमा बन जाते हैं, और जब अरहर का पेड़ सूख जाता है तो भयंकर स्थिति हो जाती है उनकी, बहुत ही नुकीले भाला नुमा बन जाते हैं। तो चमरौदा जूता में को क्रॉस करके काट करके उसके पैर में घुस गया। खून बहने लगा, लेकिन गंगवा भागा आवाज की तरफ। उसने, घबरू जवान था, सोचा हो सकता हम बचा लें। जाकर के देखा कि एक आदमी जो है, जब देखा कि आदमी आ रहा है कोई, तो वो घोड़े पर बैठ करके अपना जाने लगा। डरा नहीं, वो ऐसे जाने लगा जैसे, लेकिन अब उसके सामने तो रेप बलात्कार की स्थिति नहीं आती। ये दौड़ करके गया तो देखा लड़की का ब्लाउज फट गया था। उसने अंगोछा दिया कि लो, और धोती ला करके उसको दिया। कहाँ रहती हो? बातचीत होती, बता रही थी कि मैं यहीं गाहरपुर की हूँ। अरे गाहरपुर तो 2-3 किलोमीटर दूर है, यहाँ आई थी। आपको बता दें कि उस जमाने में चिकनी मिट्टी से लोग जो है चौका चूल्हा किया करते थे, पोताई करते थे, और हर घरों में ये मिट्टी पहुँचती थी, चाहे छोटा घर हो चाहे बड़ा घर हो, इसी चिकनी मिट्टी से पुताई हुआ करती थी। ये हम सन 60 और 55 के आसपास की घटना बता रहे हैं। चाहे बड़ा से बड़ा आदमी हो चाहे छोटा से छोटा आदमी, हर घरों में उस चिकनी मिट्टी से कुछ लोग तो 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर तो दूर से जो है गाड़ी बैल से लाते थे, लाद करके। मेरे भी घर में उस समय मिट्टी आती थी दूर से। उसने बताया मिट्टी लेने आए थे पुताई उताई के लिए। और तब तक जो है उसी के जो ये रहने वाली लड़की चकोरी गाहरपुर की, और गाहरपुर के जो है विक्रम सिंह का लड़का जालिम सिंह, और अपने नाम के अनुसार वो जालिम सिंह था। कहीं से आ रहा था, सुस्ताने लगा, लड़की देखी नीयत खराब हो गई। तब तक गंगवा आ गया और उनकी काम पिपासा अधूरी रह गई। घोड़े पर बैठा और उसने जो है गंगवा पर कोड़े से चाबुक से मारना चालू कर दिया। चकोरी तो जानती थी जालिम सिंह को, वो डरी सहमी और एक किनारे धीरे धीरे करके अपने कपड़े लिए और भागी। और इधर गंगवा बस्ता घूमे और वो उसको पिछुआए। अब गंगवा सोचता है कि ऐसे तो हमें मार डालेगा और हमको भिड़ना पड़ेगा, और उसने मौका देखा और चाबुक पकड़ लिया। चाबुक पकड़ के नीचे गिरा है, चाबुक छीना करके फिर जालिम सिंह के जो है
उसने सूतना चालू कर दिया, अरे भैया छोड़ो, अरे भैया छोड़ो, अरे भैया छोड़ो, अरे छोड़ो, पहले तो जो है गाली दें तो जिंदा मारे ये। उसने कहा देख आज मैं तुझे जिंदे गाड़ दूंगा। इसी ताल में स्थिति ये आई कि इसको यहां से फिर हाथ पैर जब जुड़ने लगा तो छोड़ दिया, क्योंकि कुछ कुटिल नीति ऐसे होते हैं जब देखते हैं मौका है तो जूता मारते हैं और नीचे आते हैं तो हाथ पैर जोड़ने लगते हैं। ये होशियार समझदार लोगों की आप कहानी जानते भी होंगे। गंगवा ने जब जालिम सिंह को छोड़ दिया, जालिम किसी तरह आया और एक ऊंचे स्थान से घोड़े पर बैठे और एक तरफ निकल गए। गंगवा इधर उधर देखता है, शायद वो लड़की दिखाई पड़े, लेकिन लड़की कहीं दिखाई नहीं पड़ी। तो उसका एक फावड़ा और एक डलिया लेकर के घर आया। ननकी घर में थी ही। माँ ने पूछा डलिया किसकी? उसने कहा माँ एक लोग थे, उन्होंने कहा कि लेते जाना। उसने नहीं बताया लड़की कोई मिली थी। आप सुबह काम जो हो तो दौड़ दौड़ करके काम कर ले, जल्दी जल्दी काम खत्म करे और फिर लेकर के डलिया और फावड़ा पहुंच जाए। हम इसको यहाँ छोड़ते हैं, ये लगातार आना जाना इसका चालू हुआ। लड़की जब चकोरी अपने माँ बाप से जाकर मिलती है तो रोती है, पूरी कहानी बताती है। लड़की चकोरी के पिता मुच्छर खाते थे, वो बेचारे बरबस थे। उन्होंने कहा मुच्छर खाते हैं लोग, मुच्छों पर तौब मारते हैं, और उन्होंने जो है अपनी मुछ जला ली, जो बड़े बड़े बाल थे। मारे क्रोध में अपनी ही मुछ उन्होंने जला ली। तो दोस्तों साथियों, अब हम गाहरपुर चलेंगे, लेकिन हम इस चैप्टर को यहीं खत्म करेंगे। तो दोस्तों साथियों, ये कहानी हम यहीं बंद करते हैं, ये स्टोरी यहीं बंद करते हैं। हम मिलेंगे अगले कहानी के हिस्से में। नमस्कार, जय हिंद। तो दोस्तों साथियों, अभी आपने गंगवा चकोरी की कुछ सीन देखे, और हम अब आपको कटीराल के फूल नावल की स्टोरी में हम ले चलते हैं। अभी आपने बेहटा गांव की कुछ घटना सुनी, फिर गंगापुर की सुनी, और इसके बाद अब चलते हैं गाहरपुर। गाहरपुर गांव एक ऐसा था, शायद आप लोगों ने कभी सुना हो। उस गांव का अत्याचार ऐसा था कि जब भी कभी गरीब या दलित आदमी की लड़का शादी करके लाता था तो उसकी बहू को उस हवेली में एक रात गुजारना पड़ता था। और एक रात नहीं, फिर अगाहे बगाहे वो कभी आना जाना उसका बना ही रहता था, और उस गांव में किसी की बगावत करने की जरूरत नहीं होती थी। ये गाहरपुर की कहानी। जालिम सिंह जब मार खा करके अपनी हवेली जाते हैं, और हवेली पक्की हवेली नहीं थी, लेकिन कच्चे ईंटों से बना हुआ हवेली नुमा मकान था उनका। 12 फुट ऊंचा फाटक, 8 फुट करीब चौड़ा जो है गेट, 2 पल्ले, बड़ा सा आंगन। ज्यादातर आपने अगर पुराने घर देखे हों बड़े लोगों के, तो ऐसे ही फाटक बने हुआ करते थे। सामने बड़ा मैदान, अंदर भी बड़ा मैदान, ये हर जगह एक तरह से बना रहता था। ये उनके जो है राजशाही का जो है प्रतीक था। तो बड़े गेट के अंदर जो बड़ा हाल नुमा था, जो काफी मैदान था, उसके अंदर जो है जालिम सिंह चारपाई पर लेटे थे। पूरा घर इकट्ठा था, नौकर चाकर इकट्ठा थे। विक्रम सिंह को जब पता चला तो पहले अपने लड़के पर खींचे कि एक आदमी ने जो इसको मारा है। बाद में लड़का था, दया आ गई, उसने कहा बता कौन है बेटा, हम जिंदा गड़वा देंगे। उसने कहा पापा बाबू हम उसको नहीं जानते हैं, बापू हम नहीं जानते वो कौन था, हम पता करेंगे, पूरे खानदान को मिट्टी में मिला देंगे। दवा दारू होती है। दूसरे दिन जब हल्के होते हैं तो अपने एक नौकर मिर्जी को कहते हैं जा सीरी को बुला ला। और आपको बता दें, सीरी एक ऐसी लड़की थी जो छोटे से ही उस हवेली के दरिंदों की शिकार हो चुकी थी, और धीरे धीरे नियत समझ करके उसने समझौता कर लिया था, और समझौता की अपेक्षा उसके पास कोई चारा भी नहीं था।
क्यों बगावत वो कर नहीं सकती थी? वो क्या गांव में कोई नहीं कर सकता था? वो तो लड़की थी। और यहां तक कि सीरी के माध्यम से उस गांव की युवा लड़कियों का बहला फुसला करके हवेली ले जाना, उनको सत्ती उस पर डांका डालना, यही काम रह गया था। मिर्जी जो है सीरी के दरवाजे आता है, झोपड़ी नुमा उसका घर था, टटवा लगा हुआ था। उन्होंने आवाज दी, सीरी निकल करके आती है। क्या है रे मिर्जी? सीरी तो अब सबके लिए वो भी नौकर था, तो ये, और मिर्जी भी सीरी को जानता था क्योंकि वो भी जो है उस पर हाथ फेर चुका था सीरी पर। तो वो लोग इस तरह बात करते थे जैसे एक दूसरे को भली बात अच्छी तरह से जो चाहे वो कह लें। तब तक जो है सीरी की मौसेरी बहन पीछे आ गई। मिर्जी की नजर पड़ती है, ये कौन है? ये मेरी मौसी की बेटी है, इसको भी लेते आना, मालिक ने कहा है, और चकोरी को लेकर के आना, समझी? जैसे ही मिर्जी मुड़ा वैसे ही सीरी जो है कुसुम पर फालिम हो गई। हरामीन कहेंगे, मैंने तुझसे कहा था बाहर मत निकलना, बाहर मत निकलना, लेकिन आ गई पीछे। वो उम्र में सीरी छोटी थी। दीदी क्या बात है, हमने क्या गलती कर दी? अरे तू क्या जाने क्या गलती कर दी, क्या गलती कर दी, क्या गलती कर दी। शाम ढले वो जो है कुसुम को लेती है, चकोरी के यहाँ पहुंच जाती है। चकोरी जब सुनती है कि नहीं मालिक के यहाँ जाना है, मालिक ने कहा है दिन में धूप होती है, बखारी से गेहूं गल्ला जौ चना निकालना है, सफाई करनी है। वो सब जानते थे, लेकिन करे तो क्या करें, जानबूझ करके ज्वालामुखी में चकोरी को जाना पड़ा। और आपको बता दें, 3 दिन 3 रातें चकोरी जालिम सिंह से जो है विक्रम सिंह की बिस्तर तक का जाना आना और नौकरों से मिलना, ये आम बात थी। चकोरी का चीखना चिल्लाना जैसे चला गया हो। लेकिन कुसुम बहुत भड़की थी, लेकिन उसका भड़कना, चीखना, चिल्लाना, भागना कोई काम नहीं आया था। सुबह 4 बजे उनको मुक्त कर दिया जाता है। हवेली फाटक से निकलती हैं, चकोरी धीरे धीरे अपने घर जाती है। लेकिन कुसुम जो है एक कुएं में कूद करके आत्महत्या कर लेती है। 8-9 बजे जब लोग गांव में खबर मिलती है तो कुएं पर भीड़ लग जाती है। सीरी ने अपना सिर धुन लिया, सीरी के माँ बाप ने अपना सिर धुन लिया। अब करें तो क्या करें? उसकी मौसी मौसा को खबर दी जाती है, घर वाले आते हैं, वो पूछते हैं क्या बात हुई, क्या बात, पता नहीं, ये झूठ बोलते हैं, क्या झूठ न बोले क्या करते, पता नहीं किसको क्या हुआ, कुएं में सो फांद करके जान दे दी। गंगा में जो है अर्थी बनाई जाती है, उसे प्रवाहित कर देते हैं। चकोरी चुपचाप सुनती रहती है। अब वो क्या करे? सोचती है भगवान जैसे जो है कुसुम को हिम्मत दी वैसे मुझे भी हिम्मत दे। अब इस जिंदगी में क्या रखा है? इस गांव में तो हमको वैश्याओं से गई गुजरी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। उसके माँ बाप जो है सीरी के घर की तरफ चले जाते हैं दोपहर का समय, और ये अंगोछा लेती है, वही गंगुआ का अंगोछा, और रस्सी लेती है एक मजबूत, और उसी तालाब पर चली जाती जहां उसने गंगुआ ने उसकी इज्जत बचाई थी। लेकिन गंगुआ ने उस समय इज्जत बचाई थी, आज उसकी इज्जत की धज्जियां कैसे हुई थी वो जानती थी, हवेली जानती थी, हवेली के लोग जानते थे। गंगुआ लगातार यही सोचता था, आज नहीं कल आएगी, कल नहीं परसों आएगी, कभी मन होता नहीं आएगी, कभी मन होता आएगी, कभी आता। और अचानक एक दिन देखा कि जो है दोपहर का ढलने वाली थी, दोपहर ढल चुकी थी। एक लड़की चुपचाप चली आ रही थी। उसने आंखें फाड़ करके देखा तो उसे लगा कि वो तो वही लड़की है। ये छुप गया कि देखें लड़की मुझसे मिलने आ रही, कैसे मिलने आ रही। लड़की आती है, इधर जाती है, उधर जाती है, इधर जाती है, उधर जाती है। उसकी आंखें जो है गंगुआ को ढूंढ रही थी, लेकिन जब गंगुआ दिखाई नहीं पड़ा तो उसका अंगोछा जो है
एक डाल में बांध, एक खूंटा, एक कोना बांध देती है और झंडे की तरह वो फहराने लगता है उसका अंगूछा। और वो पेड़ तालाब की कगार पर खड़ा हुआ था और एक तरफ झुका हुआ था। ये चढ़ जाती है और गंगवा दौड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए, और लपक करके जाता है, पेड़ पर चढ़ जाता है और उसको कहता है, ये क्या कर रही हो चकोरी, तुमसे मतलब, मैं क्या कर रहा हूं, तुमसे क्या मतलब, छोड़ो मुझको। वो समझा, बात तो बताओ क्या बात है। दोनों बातें होती हैं। वो कहता है, मैं तो तुम्हारे लिए जो है आज हफ्ते भर से डेली है दोपहर में काम निपटा करके आ जाता था। हम 10-11 बजे यहाँ जाते थे, 4 बजे 5 बजे मैं यहाँ जाता था। वो रोने लगती है, गंगू क्या बताएं, मेरी जिंदगी ये है। उसने सब कुछ एक एक बात बता दी। तुम भी चमार हो, हम भी चमार हैं। देखो, हम अपनी माँ से बात करेंगे कि हमारी तुम्हारी शादी हो जाए। और आपको बता दें, इधर ननकी को जब दोबारा लिवा करके लाया तो उसकी सास ने, सुखनी ने फिर बहुत उपद्रव किया। और ननकी से साफ कह दिया, अगर आएगी तो यहीं काट करके गाड़ देंगे। मेरे लड़के को मुझसे अलग कर दिया है। लड़का मुझसे मुंह लड़ाने लगा और ननकी के सामने ही जो है उसके पति पर भी हाथ उठाया और ननकी पर भी हाथ उठाया। अब उसके लिए ससुराल बिल्कुल आग की गोला थी, वो जा नहीं पाती। आग जाती तो जल जाती। और इधर ननकी घर में, और इधर शादी का पैगाम गहरपुर से आ गया। चकोरी की गंगवा की शादी हो जाती है और 2-4-10 दिन के बाद गौना आ जाता है। और सबसे खास बात ये थी कि शादी में गुर्गी ने जो है एक जसोदा कुम्हारिन थी, उनसे पैसा लिया 75 रुपया। वो भी गरीब औरत थी लेकिन कैसे किसी तरह जोड़ रखे थे। और जो गांव के कतिपय लोगों के, हरपाल सिंह, हरदयाल सिंह, हरप्रसाद सिंह और तिवारी फलाने ढिमाके, जब उनको पता चली तो ये बात उनको बहुत खल गई कि ये रुपया मुझसे क्यों नहीं लेकर के गई। अब इन लोगों ने चाल फेंकी उस जसोदा कुमारी से। थोड़े थोड़े अंतराल पर आज ये गया, कल परसों गया, अरे नंबर 1 की गुर्गी बेईमान है, उसका लड़का बेईमान है, मेरे इतने रुपए लिए आज तक नहीं दिए। और पूछने जाओ तो कहता हम तो लिए नहीं, हम जानते ही नहीं। और तुम पूछोगे तो कहेगा मैंने रुपए नहीं लिए। अरे हम अपना पेट पकड़े बैठे हैं और तुमने 75 रुपए दिए हैं, ये 75 जन्म में नहीं दे पाएगी। क्या कहते हो भैया? हाँ, तुम चाची अपनी हो इसलिए तुमको बता रहे हैं, अगर तुम पैसा निकाल सकते तो निकाल लो। इधर गांव के जो कतिपय लोग थे, गांव के उदंड लोग थे, अत्याचारी प्रवृत्ति के थे, वो गंगवा से, अरे आओ बच्चा गंगवा, तुम तो शादी कर लाए हो, शादी कर लाए हो। और बेटा हो, वो कुम्हारी बड़ी खराब है, वो जगह जगह कहती है कि गंगवा पैसे दिए ना शादी न होती है। अरे बेटा, ऐसी औरत से पैसा तुमने क्यों ले लिया? हमसे कह देते, हम दे देते। क्या ऐसा कह रही थी? अरे वो 50 ने कहती हम न होते गंगवा शादी न होती। अरे कहा बताओ बेटा, कौवा जो बोलेगा नहीं उसका सुबह नहीं होगी। तुम कितने अच्छे, तुमको तो सबको ही पैसा दे देता। और गुर्गी शाम को जब वो जसोदा मांगने पैसा आती है तो उसकी माँ हाथ पैर जोड़ती, अरे बहन थोड़ा रुक जाओ, हम पैसा आपका एक दे देंगे। नहीं, हमको जल्दी जरूरत है। अब ये गांव के कुटिल चालों में फंस चुका था गंगवा। उसने कहा चाची हम 1-2 दिन में तुम्हारा पैसा दे देंगे। ठीक बच्चा, दे देना, हम भी यही चाहते हैं, हमारा पैसा दे दो। और हरिपाल सिंह के यहाँ जाते हैं और 75 जगह पर 80 रुपए लेकर के आते हैं, ब्याज के 5 रुपए के, और गुर्गी को पटक देते हैं, ये लो अपना रुपया। बड़ी पैसे वाली बनती थी। जसोदा देखती ही, अरे ये तो पैसा दे दिया। गांव वाले कहते थे, वो कुछ सोच ही नहीं पाती है। और जब गुर्गी को पता चलता है कि ये हरिपाल सिंह से पैसा लाए, उसने सर पकड़ लिया और अपने बेटे बहुत भरा बुला कहती है बेटा तूने अपने गले में फंदा लगा लिया। क्या कहती माँ? अरे हाँ चल, और हाथ पकड़ती है, मोहल्ले के एक भवानी कोरी के घर ले जाती है। तो भवानी तो मर चुके थे, उनके 3 लड़के थे, वो भी अधड़ हो गए थे।
यहां क्यों लाई है? तीनों बेटों बुलाया, कहा बच्चा हो बताओ। उन्होंने कहा कि मेरे बाप ने जो है 35 साल पहले रुपया लिया था और देते देते वो मर गए, और जब मरने के करीब थे तो वो आते हैं और कहते हैं तू मर जाएगा बुढ़े, तो मेरा पैसा कहां से मिलेगा? तो मेरा बाप कहता है मेरा बेटा देंगे। हम जो तीनों लोग गए तो उन्होंने कहा तुम दोगे? तो कहा भाई हमारा बेटा बाप का कर्जा था तो बेटा नहीं देगा, कौन देगा? हमने कहा हाँ देंगे। तो कहा चलो रुका कर लो चल करके। तो 300 रुपया निकाला उन्होंने और कहा मात्र 10 रुपया लिया था 35 साल पहले। 100 रुपये उनके हिस्से में रुका लिखवा लिया और कहा हमको भी जो है आज कम से कम नहीं तो 20-25 साल हो गया देते देते, और पैसा बढ़ता ही जा रहा है। अब 300-300 रुपये हम तीनों पर हो गया है, बढ़ता जा रहा है। अब गंगवा करे तो क्या करे, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था। 1 साल बाद हरपाल सिंह ने उसे बुलाया, अरे गंगवा बेटा, हाँ काका, हाँ बचुआ, हाँ पापू, अरे तुमने जो रुपया लिया था उसका हिसाब किताब तो कर लो, हम तुमसे पैसा थोड़ी मांगते हैं। हाँ हाँ बापू कर लो, काकू कर लो। और हिसाब किताब होने लगा। गांव के कतिपय लोग इकट्ठा थे उन्हीं के, और जोड़ गांठ करके 950 रुपया निकाला। गंगवा जैसे आसमान से जमीन पर गिर पड़ा हो, दिमाग उसका फट गया हो, आंखें फैल गई उसकी। बापू इतने पैसे, मालिक इतने पैसे? अरे बेटा ब्याज की चाल बड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है, ब्याज बहुत उठ पटांग चलता है, चौगड़े की तरह चलता है। घर जाता है, घर में दहाड़ मार करके रोने लगता, पत्नी आती है। इसी बीच जालिम सिंह को जब पता चला गंगौली गई है चकोरी, तो हरपाल सिंह के यहाँ आते हैं, और हरपाल सिंह के यहाँ बैठे थे तब तक गंगवा को देख लिया था। और उन्होंने ये नहीं बताया कि गंगवा ने मेरी चमड़ी उधेल दी थी, उसने ये बताया कि अरे ये बहुत हरामी लौंडिया है। गांव के शायद ही कोई ऐसे लोग हों जिनके साथ सोई ना हो। अरे आप लोग गांव में बढ़िया लौंडिया है, क्यों नहीं हाथ फेर लेते हो? गांव वालों को और क्या चाहिए? धीरे 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 करके एक आए दो जाए, एक आए दो जाए, और इधर गंगवा से पैसे की डिमांड होने लगी और उसको गंगवा हो गया बंधुआ मजदूर। तो दोस्तों साथियों, अब हम इस घटना को यहीं रोकते हैं और फिर हम कटी डाल के फूल उपन्यास के कथानक को, स्टोरी को आगे भाग में सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों साथियों, पिछले उसमें आपने सुना कि कैसे गंगवा चकोरी की मुलाकात होती है, कैसे गंगवा की माँ गुर्गी बेटा गांव के जुल्मों से भाग करके गंगापुर आई, गंगापुर में कैसे उसे घर बनाया, कैसे ननकी की शादी की, और ननकी जहाँ शादी की माँ उसकी चंदलिनी उसकी सास हो गई। 2 ही बार जाते जाते उसके इतने विखंडन हो गया उसके संबंधों में, और कैसे चकोरी गंगवा साथ शादी होती है, आपने यहां तक सुना, और कैसे गांव के हरपाल सिंह के चंगुल में गंगवा फंसता है। अब आइए हम आपको बताते हैं, गंगवा जो है हरपाल सिंह के यहां बंधुआ मजदूर हो गया। हरपाल सिंह जहां बच्चा बच्चा कहा करते थे, उरे तुरे जूतम जूता होने लगा। सुबह 2 बजे उठा देना, माँ बहन की बेटी गाली दें, साला अभी 2 बज गया है, साला उठा नहीं, टांग पसारे है, मेहरिया साल लेटा है, चलो कब जाएगा हल जोतने। रात में 2 बजे हल जोतने चला जाता, 10-11 बजे लाता, चारा पानी करता, थोड़ी देर के मौका मिलता घर आता, नमक रोटी खाता, फिर चल देता। दिन प्रतिदिन उसकी सेहत गिरने लगी, और इधर चकोरी के लिए उसके पास मौका न होता, और चकोरी अब गांव एक ने अपना रिश्ता बना लिया तो दूसरा अपने आप रिश्ता बनाने चला गया, तीसरा बनाने लगा, और ये हुआ कि गांव के जो इस तरह के लोग थे जो दलितों को खा जाना चाहते, बर्बाद करना चाहते थे, वो एक एक करके सब शामिल हो गए। अब चकोरी एकदम से जो है जैसे बदल गई हो।
गुर्गी देखा करती थी। गुर्गी की आंखों में माड़ा छा गया था। करे तो क्या करे। एक दिन आपको क्या बताएं, ननकी के गांव में एक औरत मिल गई। उसने कहा तुम्हारा जो गोकुल था वो तो शहर में चला गया, वहां नौकरी कर रहा है, तुम चाहो तो चलो। ननकी घर में जो है सोचा कि माँ से बताएंगे तो माँ कहेगी वहां कहाँ जाएगी, वो लिवाने क्यों नहीं आया है। और वो उस औरत के साथ जो है वो फूट गई। और कर्म उस औरत के साथ जाते उसके कर्म और फूट गए, क्योंकि उसने जा करके जा पटका चकले में। चकले की जिंदगी रोती है, बिलखती है, आप सुना भी होगा। और उसके पास यदा कदा एक आदमी आता था, बिहारी नाम का आदमी। बिहारी को ननकी का जो है पसंद करने लगा। एक दिन उसने कहा कि मेरे साथ चलोगी, तो कहा कैसे चलेंगे। कहा चलो तुमको हम पत्नी बना कर रखेंगे। अरे तुम क्या बनाओगे, सब ऐसे कहते हैं। अरे तुम चल के तो देखो। और ननकी चुपचाप बिहारी के साथ एक रात निकल गई चकले से। चकले के लोग दौड़े तो, लेकिन बच गई। गांव गए तो गांव में बिहारी के लोगों ने बहुत विद्रोह किया, लेकिन थोड़े दिन के बाद जो है सब शांत हो गया। अब ननकी दूसरे पति के साथ अमन चैन से वहां रहने लगी। माँ की याद आई तो माँ के से घर आ गई। गांव वाले मारे एकजुट हो गए, कुछ चुप रहे, कुछ एकजुट। इसको भगाओ यहां से, गंगू इसको भगाओ, ये गांव के और लड़कियों को बर्बाद कर देगी। कहां गई थी पूछो इससे। और घर में चकोरी की सातानी पर्वत समझो, या स्थित बस पर्वत। गुरी को दिखाई नहीं पड़ता था, आंखों में माड़ा छा गया था, लेकिन फुसफुस की बातें सब सुना करती थी कि बहू कैसे रंगरेलियां मना रही है। उसने ननकी से कहा बेटी हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। मां मेरे साथ चलोगी? चलो। और एक रात रुक करके दूसरी सुबह जो है गंगवा काम करने चला गया। ननकी ने थोड़े सामान लिए जो मां के थे। ननकी ने गठरी छोटी सी थी सर पर रखा और लघुटिया ले करके, जो छड़ी ले करके गुर्गी चलती थी, तो एक हिस्सा ननकी ने आगे पकड़ा और मां एक दूसरे सिरे को पकड़ा और चल पड़ी अपनी मां, अंधी मां को लेकर के। ससुराल जाती बिहारी खुश हुआ कि कम से कम ये मां ले आई है। बिहारी अच्छे प्रवृत्ति का था, मानवतावादी था। लेकिन गुर्गी गई तो, लेकिन उसकी काली परछाइयों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो ठहाके, चकोरी की हंसी, वो बेहटा गांव की, महादेव की बातें, हरिपाल की बातें, ऐसा लगता था सब जिंदा उसे जलाए दे रही है। खाना पीना उसका छूट गया। ननकी ने बिहारी से कहा बिहारी जाओ भैया को खबर कर दो, मां का अंतिम समय आ गया, इसने 5-6 दिन से खाना नहीं खाया है। बिहारी गांव जाता है, गंगू को बताता है, मोहल्ले का जो शिवचरण था उसको बताता है। सुबह जब आते हैं तो मां रात में ननकी से कहा था बेटा भैया आए तो कहना मेरी छाती का दूध पिया उसने, अगर कर्ज उतारना चाहे तो इतना बता देना कि जिन लोगों ने मेरी भरी जवानी बर्बाद कर दी, मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी, कम से कम उनसे बदला तो ले ले, जैसे सुल्ताना डाकू ने किया, जैसे बरसाती पासी ने किया है। क्या कह रही हूं मां? एक मां इस तरह कह रही? मां नहीं बेटा, सारी जिंदगी में क्या मिला? ना तुमको 2 वक्त की रोटी दे पाए, न कपड़ा दे पाए, मरते खपते गए। तो
क्या है आपको बताएं? तो कहा ठीक है मैं कह दूंगी। तो दोस्तों साथियों, ये बात जब गंगवा और शिवचरण आते हैं तो रोते रोते जो है ननकी अपने भाई से बता देती है कि माँ ने ऐसे से तुमको तलाक दे करके गई है, कहा है तुमको जो है उनको बर्बाद करना है जिन्होंने हमारे परिवार को, अपने लोगों को बर्बाद कर दिया, अपना घर बर्बाद कर दिया है। अब मां मर गई। ननकी की अर्थी जाती है, प्रवाहित करके वापस आते हैं और इधर ननकी की जो है सांसें छूट जाती हैं। गंगवा फिर रोता है, बिहारी रोता है, शिवचरण रोता है, सोचता है कि कैसी जिंदगी की ये आफत, कैसा प्रकृति का काम, कैसी ईश्वरी स्थिति, कैसी परिस्थितियां। मां चली गई, बेटी भी चली गई, अर्थी बनाई जाती है और ननकी को भी गंगा प्रभावित करने चले जाते हैं। और इधर आपको बता दें, गंगवा जो है घर की व्यवस्थाएं भूल गया, हड्डी हड्डी रह गई। शिवमोहन से बात करता है, शिवचरण से। शिवचरण उम्र में छोटा था लेकिन वो ककुआ कहता है, ककुआ क्या करें भाई, क्या कहें हम। अगर माँ का फर्ज अदा करना चाहते हो, दूध का कर्ज अदा करना चाहते हो तो सबक सिखा दो। हम कैसे सबक सिखा सकते हैं? सुल्तान डाकू ने कैसे सिखाया? बरसाती पासी ने कैसे, डाकू बरसाती पासी ने कैसे बदला लिया? नौटंकी देखते हो ना, समझ लो। चकोरी ने एक बच्चे को जन्म दिया, गंगवा से कोई मतलब ही नहीं था। चकोरी को लगा अब गांव में रहेंगे तो ये गांव के हराम के पिल्ले ऐसे आएंगे जाएंगे, हम बच्चों कैसे। और उसने जो है एक गांव में आदमी आया, उसके साथ वो रफू चक्कर हो गई और उस आदमी ने भी उसको चकले में ले करके छोड़ दिया। और इधर गंगवा प्लान करता रहा, अपने तैयार करता रहा और सबसे पहले हरिपाल सिंह के घर में उसने दुनाली पर हाथ रखा। हरिपाल सिंह जानते थे सॉरी, मैं एक घटना भूल गया। इसी बीच जो है गुर्गी मतलब चकोरी के भागने के पहले शिवचरण ने उसको इंदौर भेज दिया था काम करने के लिए, लेकिन हरिपाल सिंह वहां से भी उसको जबरदस्ती लिवा लाए थे। इसके बाद जो है चकोरी अनजान आदमी के साथ भाग जाती है, मतलब जो 2 मिनट के लिए परिचित हुआ था। और उसके बाद ही ये जो है इसके मन में आया कि हम हरिपाल और बेहटा गांव जैसे लोगों को, गाहरपुर जैसे लोगों को हम सबक सिखाएंगे। तो सब उस दिन उसने रात में हरिपाल सिंह के सब विश्वास करते थे कि साला जाएगा तो कहाँ जाएगा, तो रुपया पैसा कहाँ रखते हैं, कहाँ क्या है। दुनाली बंदूक उठाई, पूरी कारतूसों की माल ली, रुपया पैसा लिया और रफू चक्कर हो गया। और गांव से बहुत दूर एक भयानक जंगल, जहां सिर्फ शिकारी ही लोग जाते रहते थे, जहां भेड़िए हैं, सियार हैं, लोमड़ी है और कभी कभी जो है लकड़बग्घे भी आ रहते थे। अब वो उसके जो है डर जैसे खत्म हो गया हो। उसने एक टीले पर एक घनी झाड़ियों के बीच में एक खोह बनाई। खोह ऐसी थी कि माटी निकाल करके अंदर एक छोटा मोटा कमरा बना लिया। बाहर जो है मात्र आदमी घिसिल करके जाए और घिसिल करके बाहर आए। माटी दूर फेंक आया और एक बहुत बड़ा झलबेरी का पेड़, कटीला पेड़, उसकी रस्सी बनाई, रस्सी में बांधा उसकी जड़ को। और जब उस टीले नुमा घर के अंदर जाता था तो रस्सी से पकड़ करके वो खींच लेता था।
तो उसका मुंह भी बंद हो जाता था, ऐसा लगता था यहाँ बिल्कुल सब जो है टीला है, यहाँ कुछ है नहीं। वो अपना स्तर वही खाने पीने का सामान बना लिया और पहला अटैक उसने जो है बेहटा में किया। रात बिरात जाता, जो मिल जाता मार देता। हरपाल सिंह की लड़कियों को मार दिया और दसियों मर्डर हो गए और धीरे धीरे करके नाम जो है गंगुआ डांकू, गंगुआ डांकू, गंगुआ डांकू होने लगा। एक रात जो है एक तालाब से गुजर रहा था तो उसने देखा है कि एक औरत जो है तालाब रात में खोद रही। बड़ा अचंभित हुआ कि यह औरत जो है क्यों रात में खोद रही। हो गया, कौन है री? उसने कहा, मैं एक दुखियारी हूं। क्या बात है, ये रात में मिट्टी खोद रही? उसने रो रो करके बताया, मेरा बच्चा है, मर गया। बातचीत हुई तो ये सीरी थी। सीरी ने बताया कि उस हवेली का ये बच्चा था, पैदा हुआ, मेरे पास पैसा नहीं थे, जब ये बच्चा पैदा हुआ तो मेरे माँ बाप ने खुदकुशी कर ली। मैं हवेली पैसा मांगने गई तो हमें धक्के मार करके निकाल दिया। हम बच्चे को गाड़ करके सोच रहे हैं अब फसली वसली लगा लेंगे, मर जाएंगे, क्या रखा है अब जिंदगी में। हमने बड़े पाप किए हैं भैया। तुम्हारी पत्नी को जो है हम ही तो बर्बाद कराए थे, चकोरी को। तो उसने कहा कि बहन, हमें मालूम है तुम कैसी परिस्थितियों की दास हो, कैसी परिस्थितियों में फंसी हो। हटो, मैं तुम्हारे बच्चे को जो है यहाँ दफनाए देता हूँ, मैं गाड़ देता हूँ। गड्ढा खोद करके उसके बच्चे को गाड़ दिया। उसने, आप क्या करोगी, कहाँ जाएंगे, मर जाएंगे, मेरा साथ दोगी? क्या मतलब, जिन्होंने तुमको बर्बाद किया है उनसे बदला लेना चाहोगी? क्या कहते हो भैया? और वक्त ऐसा आया कि सीरी गंगुआ, सीरी गंगुआ, गंगुआ सीरी, रात के अंधकार में अत्याचारियों नींद हराम हो गई। गंगापुर में, गाहरपुर में, बेहटा में जो है पहरे लगने लगे। इसने जो है हर गांव में अपने मुखबिर बना लिए थे। वो गांव के गरीब एक दिन गंगापुर जाता है, रात में पहरा, जागते रहो, जागते रहो। 4-5 लोग थे, लाठी ले चल रहे थे और जैसे ही एक गली के पास निकले तो आगे गंगुआ जो है फान करके आ गया। पीछे भागने को हुए तो सीरी खड़े रहने, गोली मार देंगे। गंगुआ भाई, भैया हाँ मैं गंगुआ हूं। साले ये बता, तेरे घर में हमने डकैती डाली क्या? अगर आज के बाद अगर तुमने पहरादारी की तो यहीं भून करके रख दूंगा। अरे तुम मेरे भाई हो, तुमको क्यों मारेंगे? तुम जाओ, सो जा करके हो कहना। और आवाज लगाई रात में, अगर कोई गरीब आदमी पहरे पर आएगा उसे गोली से भून देंगे। और बता देना गांव के गरीबों से, आसपास गांव से कोई आदमी पहरा करेगा, ये पैसे वाले हैं, पहरा दे, पहरा बंद। बड़े आदमी थाना, कचहरी, पुलिस सबके यहां दौड़ना चालू कर दिया। थाना इंचार्ज दौड़ते आए, सालों को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और एक दिन का किस्सा, कई लाशें गंगापुर में गिर गई, कई लाशें गाहरपुर में गिर गई, कई लाशें बेहटा में गिर गई। और आसपास के गांव में भी जो है सुन पाता था कि इस गांव का अत्याचारी तो वहां रात में हमला बोल देता था। और दोनों ऐसे भागते थे जो कोई हिरन भागता हो। तो 200 साथियों पेपर रंगने लगे, एसपी, डीएम, जिला प्रशासन परेशान। गंगुआ, गंगुआ, गंगुआ सीरी, सीरी गंगुआ। और पुलिस पिकेट जो है सायरन बजाती है। वह उस जमाने में अगर एक तो जीपें नहीं होती थी थाने में, साइकिलों चलते थे, लेकिन थाने में जब जीपें आई तो एक आई कहीं बड़े अधिकारियों के, एक इधर जाती थी, एक उधर आती थी। उस समय जो है साइकिलें थी थाने में, जो है मोटरसाइकिल भी पुलिस वालों के पास नहीं होती थी। तो 200 साथियों, आप ये भाग देख रहे हैं। हम अब अगले भाग में अगला वृत्तांत बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
जय हिंद। दोस्तों साथियों, अभी आप लोगों ने देखा कि बेहटा गांव से गुर्गी कैसे गंगापुर गई। गंगापुर में जो है आराम से मैको कोरी घर में रही। शीतला जो है नौकरानी से ज़्यादा इज्जत नहीं दी। फिर गांव में उसको जगह मिलती है। रात दिन मेहनत करके एक दीवार खड़ा करती चारों तरफ, घर में भी और भी दीवार खड़ा करके छप्परनुमा बना करके छोटा सा घर बना लेती है। दरवाजे पर टटवा लगता है। लड़का बड़ा होता है, लड़की बड़ी होती है, लड़की की शादी कर देते हैं, लड़की की शादी कर देते हैं। आपने ये भी देखा कि किस तरह से गंगवा डाकू बना। कभी कभी उम्र के हिसाब से कुछ खास दृश्य मैं भूल जाता हूँ, मैं क्षमा चाहूँगा। हो सकता है आपके रोचकता हम पूरी तरह से न दे पाते हों अपने नरेशन में, प्रस्तुतिकरण में। फिर भी मेरे प्रयास को आप देखिएगा और हम उम्मीद करते हैं कि मेरा पूरा प्रयास है कि कटीलाल के फूल का कथानक आपकी समझ में आया, उसकी स्टोरी आपकी समझ में आया। और ये स्टोरी जो है सत्य घटनाओं भी इसमें है और थोड़ा बहुत जो है नमक मिर्च भी लगा है। तो दोस्तों साथियों, गंगापुर के कई आदमी, बड़े लोग, अत्याचारी लोग पुलिस अधिकारियों से जाकर के मिलते हैं कि गांव में एक मुखबिर है जो सब करवा रहा है। वो कौन है? शिवचरण है। गांव में पुलिस का जमावड़ा। शिव आते हैं पुलिस जीप से, पुलिस वाले और साइकिल से आते हैं। लेकिन फिर भी जो है 20 पुलिस वाले गांव में मारे घूम रहे हैं। शिवचरण को हथकड़ी पहना करके जेब में सीओ बैठाते हैं। शिवचरण बताता है कि साहब आप हथकड़ी तो हमें पहना रहे हैं, लेकिन मेरा यह अपराध नहीं है। आप इंचार्ज साहब हैं, इनसे पूछो कि मैं गंगवा को लेकर के कितनी बार इनके पास गया। मैंने कहा साहब देख लीजिए, इतने मात्र 80 रुपए लिए थे और 80 रुपए में आज कितने साल से वो उनके मतलब बंधुआ मजदूर है, हर जोता बना हुआ है, खाने को नहीं मिल रहा है। और इन्होंने जो उल्टा गंगवा डांटा था, साले पैसे लिए तो देगा नहीं। आप देखें तो हरिपाल का रुक्का तो देखें, कब 80 रुपया लिए हैं और इनके पास गंगवा पर कितने रुपए हो गए थे। अगर ये इंचार्ज साहब थोड़ा हाथ लगा देते तो गंगवा डाकू न बनता। आप हमें हथकड़ी पहना रहे हैं। सीओ साहब इंचार्ज से बात करते हैं, क्या बात, क्यों, कितना सही क्या बोल रहा? अरे साहब सब झूठ बोल रहा, ये मेरे, उसने कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूं। 2-4 और लोग गए थे, उन्होंने कहा डरो नहीं, बोलो, नहीं तुमको ये सब गांव वाले ऐसे मार डालेंगे। तो लोग कहते हैं हाँ साहब गए तो थे, कहा भी था इन्होंने। कहा साहब ये गलत, तो उसने कहा नहीं, मैं तुम्हारी इंक्वायरी मैं कर रहा हूं, ये मुझे पहले पता चल चुका है। तुम्हें जातिवाद है और पुलिस को वर्दी पहने हो। शासन प्रशासन कानून आज जो है हर गरीब के लिए है, हर अमीर के लिए है। सीओ साहब जीप पर बैठे और पुलिस वाले से कहा कि शिवचरण की हथकड़ी खोल दो। सीओ ने शिवचरण से बात की। उन्होंने कहा बेटा हम तुमको सिर्फ गांव को दिखाने के लिए ले चलते हैं, एसपी साहब से तुम्हारी मुलाकात करवाएंगे और ये बात तुम जो है एसपी साहब से भी कहना, कप्तान साहब से कहना। साहब मैं सबसे कह दूंगा, सांच को आँच क्या है, यही जो मैंने आपसे कहा वही यही सच है। एक बलवल लंबा गलियारा, चारों तरफ कटीले झाड़ियां और ऊपर पतावर घना, न कोई इधर से आ जाए न कोई उधर से। बड़बड़ जमीन में जो है जीप का पहिया अपने आप जगह पर नाचने लगा। धीरे धीरे करके 1-2 गियर पर डाल करके जीप आगे बढ़ने लगी।
तभी कड़कती हुई जो है एक झाड़ियों में आवाज उभरी, बगल में गलियारे के बगल से। और आवाज धड़ाम से हुई। जीप रुकी। साहब लोगों, गाड़ी से उतरो और हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, नहीं हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे तुम लोगों को। हम पुलिस पर हाथ नहीं उठाना चाहते हैं। हम आप लोगों को एक मौका देना चाहते हैं। शिवचरण जान गया। उसने कहा, गंगुआ ये सीओ साहब हैं। अरे हम चाहे सीओ साहब हों, कोई हो, जगधर हो, हमसे क्या लेना देना। और बातचीत होती, उन्होंने कहा, सीओ साहब ये इस बेगुनाह से ककुआ को पकड़े लिए जा रहे हो। अगर इनको तुमने जेल भेजा तो ये सोच लेना मैं सैकड़ों पुलिस वालों को मार डालूंगा। शिव ने कहा, तुम आप समर्पण कर दो। उसने कहा, कैसा समर्पण? अब समर्पण काहे का? हम समर्पण करके क्या करेंगे? अबे कुछ बचे हैं, उनको मार करके फिर समर्पण करेंगे, सोचेंगे। शिवचरण फिर बोला, गंगुआ कोई गलत काम मत करना, मेरी बात मानो। अगर मुझे तुम मान देते हो, सम्मान देते हो, जाने दो मुझको। गांव में हथकड़ी सीओ साहब ने पहन रहे, देखो मेरी हथकड़ी छोड़ दी, खोल दी इन्होंने। इनको विश्वास है कि मैं भागूंगा नहीं। उसने कहा, सीओ साहब आप याद रखिए, मैं तो मौत से खेल रहा हूं। अगर जरा सा आपने शिवचरण के साथ कोई बदमाशी की तो आप सैकड़ों पुलिस जवान खो बैठेंगे, मार डालेंगे, इतना याद रखना। और गंगुआ पीछे मुड़ गया, चकोरी पीछे मुड़ गई और जीप बड़बड़ जमीन से मीलों लंबा क्रॉस करते हुए चली जाती है शहर की तरफ। 2 दिन बाद शिवचरण आ जाता है। गांव के जितने आताताई लोग थे वो बिल्कुल परेशान कि पुलिस ने इसको छोड़ दिया है, पुलिस इसको छोड़ दिया है। गंगुआ, सीरी और एक मुपीन ने बताया कि आज जालिम सिंह जो है लखनऊ तरफ जाने वाले हैं। रात 8 बजे मगरवाड़ा रेलवे स्टेशन पर वो अंधेरे में बैठा। थोड़ी देर में जालिम सिंह आए अपने कारिंदों के साथ। ट्रेन आती है और एक डिब्बे में वो चढ़ते हैं। ट्रेन सरकती है, पीछे से जो है गंगुआ और सीरी चढ़ जाते हैं। वो एक बर्थ पर बैठ जाते हैं। गाड़ी सर करके बढ़ती जाती है। उन्नाव, सोनिक, अजगैन, पिपरसन और आगे जाती है। पैसेंजर गाड़ी थी, गाड़ी चली थी। सीरी जाती है, मालिक कहाँ तैयारी कर दी? अरे सीरी बहन तुम? हाँ बहन, सोचा तुम्हारा हिसाब किताब पड़ा है। हाथ जोड़ने लगते हैं, माफी दे दो, लेकिन 2 गोलियां, 3 गोलियां, 4 गोलियां, एक उनके जितने माथा थे जालिम सिंह की मार करके चैन पुलिंग होती है। दोनों आराम से उतर जाते हैं और थोड़ा सा फासले पे चलते हैं। ट्रेन थोड़ी देर बाद जब चली जाती है तो फिर पटरी पर आ करके पिपरसंट की तरफ चलने लगते हैं। अंधेरे में उनको एक आवाज़ मिलती है, अब गंगुआ के यहाँ जाने से क्या जाएगी, तो जिंदा जगाड़ दूंगा। जैसे तेरे बच्चों को मार डाला है, अब तेरी ट्रेन आएगी, उस पर भी तेरे 2 खंड कर देंगे। गंगुआ सचेत होता, कौन है भाई मेरे यहाँ आने के लिए? वो पास पहुंचता है, कौन है रे तू? बातचीत होती है, पता चलता है चकोरी कोई जो है, और ये चकले के दलाल थे, गुंडे थे चकले के। दोनों को गोली मार दी जाती है। चकोरी को सीरी पकड़ती है, गंगुआ पकड़ता है। चकोरी माफी मांगती है, स्वामी मुझे माफ करना, मैं भी बहक गई थी। पेट पालने के लिए तुमने ध्यान भी नहीं दिया, कैसे ध्यान देते, मैं भी क्या करती। बच्चा हुआ तो सोचा बच्चे को जिंदा करने के लिए आदमी के साथ भाग गई, उसने मुझे चकले भेज दिया।
मैं आ रही थी तो पीछे करके तुम्हारे पास बीच में पकड़ लिया। बच्चे को देखो रेल पटरी के किनारे पड़ा है। अभी जो ट्रेन गई है उसने 2 खंड कर दिए हैं। तुम मिल गए हो, मुझे माफ करना। और चकोरी मर जाती है। सीरी कहती भैया चकोरी को उठा लो, हम बच्चे को उठा लेते हैं, ये सही नदी है, यहीं प्रवाहित कर देते हैं। और साथियों, दोस्तों, ये स्थिति चलती रहती है और खून खराबा चलता रहता है। और गिन गिन करके जो है गंगुआ और सीरी बदला लेते रहते हैं। गंगापुर को आज़ाद करवा दिया, बेटा के नरसंग पिशाचों को जमीन में मिला दिया। गाहरपुर में विक्रम सिंह बचा था। हवेली में धाबा बोलता है, गाहरपुर छावनी में बदल चुका था। सैकड़ों पुलिस वाले दिखाई पड़ रहे थे। मारकाट होते होते जो है, लेकिन विकट सिंह बचता गया। अंत में जब घिरने लगे तो उन्होंने गोकुल, गोबरेला और सीरी भागते हैं। तभी विक्रम सिंह की 2 गोलियां चलती हैं। एक कनपटी के पास कान फाड़ते निकल जाती है गंगुआ की, और सीरी के पैर में धंसती है। सीरी सहारा देते गांव के बाहर आता है। कुछ दूर चलता है तो एक फरवरी का महीना था, ठंड पड़ रही थी और आगे जा नहीं सकते थे। भागते तो कहां तक भागते। सोचा किसी खेत में जाकर के लेट जाएंगे और पुलिस वाले शांत हो फिर निकलेंगे, लेकिन पुलिस पीछे लगी थी। वो खेत में घुसे थे कि चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया। बहन, भैया, लगता है जिंदगी आ गई। हमारा अभी एक दुश्मन जिंदा रह गया तो ये फिर पनपेगा और गांव के लिए फिर ये जहर बन जाएगा। वक्त ऐसा आया कि घसीलते हुए उसने एक गोली मारी विक्रम सिंह की, ठीक माथे पर, और वो गिरे। सीओ ने तुरंत जो है आदेश दिया, फायर। खेत में चारों तरफ से गोलियां चलने लगी। सीरी और गंगुआ के पास गोलियां खत्म। बहन, लगता है पुलिस के हाथों हम बच नहीं पाएंगे। दोनों टटोलते हैं, ये जेब वो जेब, ये वहां जहां कारतूस रखते थे। माल उनकी पूरी खाली हो चुकी, कारतूस थे नहीं। गंगुआ तो भी याद है। गंगुआ, सीरी, बहन, जूड़े में देखो 2 कारतूस रखती हो, वक्त जरूरत है। 2 कारतूस सीरी के जूड़े में निकलते हैं। दोनों एक एक लेते हैं और एक तरफ देखते हैं और एक दूसरे को गोली मार देते हैं। धाए धाए। सुबह लालिमा सूर्य की किरणें फूट रही थी। उजेला आने लगा था। पुलिस वाले कदम कदम चल करके जब पहुंचे तो आबादी साहब, इन्होंने दोनों ने आत्महत्या कर ली। दोनों ने एक दूसरे को गोली मार दी। शिवचरण आता है चुपचाप मेड़ पर और देखता है। दोस्तों, साथियों, इस तरह से कटी डैल फूल का हीरो का अंत होता है। समाज की ऐसी विडंबना जो 70 साल पहले घटनाएं घटती थीं, आज भी घट रही। हर तरह से शोषित और शोषणकारी लोग हैं समाज में। हर वक्त हम गरीब तबके लोगों के साथ हमारी विचारधारा बनी रही, हम उनके साथ बने रहे। लेकिन इसमें जितना गलती जो है बड़े लोगों की है, चूसने की है, और शोषित लोगों की चुसवाने की है, और गरीब आदमी कभी सुधरना नहीं चाहता है। तो दोस्तों साथियों, ये रही कटी डाल के फूल की घटना। तो दोस्तों साथियों, हम आपको ज़्यादा क्या बताएं।
अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगती हो तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि अपने यार दोस्तों को बताएं। सिर्फ आप स्टोरी देखें। आप गरीब हैं, निर्धन हैं, दलित समाज के हैं, तो आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी, पसंद आएगी। हम मिलेंगे आपको किसी नए उपन्यास के कथानक के साथ। तब तक के लिए जो है लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हम मिलेंगे आपको अगले किसी कथानक में या किसी घटना में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।